सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 24 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि मार्च 2024 में गीता महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन ये कहां पे होगा। तो आंसर होगा इसका श्रीलंका में। तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव इसका 5वां संस्करण ये 1 से लेके 3 मार्च तक श्रीलंका में आयोजित होगा। देखो, आपने अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव बहुत बार सुना होगा। अभी लेटेस्ट हमने दिसंबर 2023 में ही पढ़ा था इसे, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में भी और हमारी रिवीजन वाली क्लास में भी, यानी कि 2 बार इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो आप मुझे बताओ इसका आयोजन कहां पे हुआ था। तो आंसर होगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और इसमें पार्टनर स्टेट अगर पूछूं तो आंसर करना असम। देखो, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का इतिहास मैं आपको बताता हूं। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 से। इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था 2002 में। अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला था 2016 में। और 2019 में ये त्योहार देश के बाहर पहली बार मॉरिशस और लंदन में मनाया गया था। मतलब भारत में तो हर साल हम इसे कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाते ही हैं, पर इसे विदेशों में भी आयोजित किया जाता है। जैसे कि लास्ट 2023 में ये अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और अब हम देख रहे हैं अब ये हो रहा है कहां पे, श्रीलंका में। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछे ना कभी एग्जाम में कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय गीता पार्क की स्थापना कहां पे हुई थी, ब्रैम्पटन कनाडा में। अच्छा, ये प्रश्न मैंने जानबूझ करके लिया है। ये प्रश्न 2 बार अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। गांधी पीस प्राइज 2021 किसे मिला था? गीता प्रेस गोरखपुर को। अच्छा, हरियाणा से एक मेला आपको और याद आएगा, सूरजकुंड मेला। सूरजकुंड मेले का आयोजन कहां पे होता है? फरीदाबाद हरियाणा में होता है। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, उत्सव महोत्सव तो मैं आपको कई बार रिवाइज करवाता रहता हूं। आज एक काम करते हैं, श्रीलंका के बारे में हम जानते हैं। तो ये देखो, मैप में श्रीलंका रहा। देखो, श्रीलंका की 2 कैपिटल आपको देखने को मिलेगी। एक कमर्शियल कैपिटल है कोलंबो, जहां पे एशियन क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय है। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट कौन है? रणिल विक्रमसिंघे। और प्रधानमंत्री हैं कौन? दिनेश गुणवर्धने। भारत और श्रीलंका के बीच में एक स्ट्रेट आपको दिखेगा जिसे पाक स्ट्रेट या हिंदी में पाक जलडमरू मध्य कहते हैं। और भारत और श्रीलंका के बीच में कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है? मित्र शक्ति होती है और स्लाइनेक्स एक्सरसाइज होती है। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न क्या है। फरवरी 2024 में दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा मालदीव में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज है? दोस्ती एक्सरसाइज। 2024 में ये इसका 16वां संस्करण है। किस किस के बीच? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। कब से कब तक? 22 से लेके 25 फरवरी तक। तो ये एक द्विवार्षिक तटरक्षक अभ्यास है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार होता है। नाम है दोस्ती अभ्यास। पहली बार 1991 में हुआ था ये। और पहली बार भारत और मालदीव के तटरक्षक बलों के बीच में ये शुरू हुआ था। फिर 2012 में श्रीलंका इसमें शामिल हो गया। और इस बार भारत का ICGS यानी कि भारतीय तटरक्षक जहाज, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है समर्थ और एक अभिनव, इन दोनों जहाजों ने हिस्सा लिया। और एक हेलीकॉप्टर है डोर्नियर, इसने भी हिस्सा लिया। और इसमें बांग्लादेश पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में हिस्सा ले रहा है। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये तो दोस्ती एक्सरसाइज हो गया। अभी 2024 में हमने कुछ एक्सरसाइज का आयोजन किया। कुछ एक्सरसाइज भारत ने किस किस देशों के साथ कहां कहां पे किए, वो मैं आपको क्विक रिवाइज करा देता हूं एक बार। देखो, 2024 की जो पहली एक्सरसाइज थी वो डेजर्ट साइक्लोन थी। भारत और UAE के बीच में हुई थी, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। अभी सहयोग काजन एक्सरसाइज हुई थी भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में, चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज, ये नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि पहली बार इसका आयोजन हुआ था भारत और थाईलैंड के बीच में। साइक्लोन एक्सरसाइज इस बार दूसरा संस्करण हुआ भारत इजिप्ट के बीच में, इजिप्ट में हुआ। खंजर एक्सरसाइज का इस बार 11वां संस्करण हुआ भारत और किर्गिस्तान के बीच में। कहां पे हुआ? हिमाचल प्रदेश के बकलो में। अभी स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज का आयोजन किया था नाटो ने। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस, UAE के बीच में हुआ अरब सागर के ऊपर। अभी सदा तनसीक एक्सरसाइज पहली बार हुई है भारत और सऊदी अरब के बीच में, राजस्थान के बीकानेर में। वायु शक्ति एक्सरसाइज का आयोजन किया इंडियन एयरफोर्स ने पोखरण राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज, इसका आयोजन भारतीय नौसेना ने किया। लगभग 50 देशों ने हिस्सा लिया। कहां पे? विशाखापत्तनम में इसका आयोजन हुआ। तो यहां पे 2024 की सारी मिलिट्री एक्सरसाइज मैंने आपको रिवाइज करवा दी है। और अगर नए स्टूडेंट आप हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे और एक्सरसाइज इसमें इंक्लूड होती जाएगी और मैं बार बार आपको स्टार्टिंग से ही रिवाइज करवाऊंगा। 2024 की हर बार मैं आपको इतनी बार
रिवीजन करवा दूंगा ना कि आपको नींद में भी याद हो जाएंगी चीजें, आपसे पूछ लेंगे ना कि बताओ भैया ये क्या है, तो उसका उत्तर आप नींद में भी दे दोगे। इतनी बार मैं आपको यहाँ पे रिवीजन करवा दूंगा, और रिवीजन की यही पावर है, जितना आप रिवीजन करोगे ना उतनी चीजें आपको कंठस्थ हो जाएगी। और आपको चीजें याद करवाने के लिए अभी 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और 2023 में भी कहां से, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर अभी चल रहा है, मतलब सितंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं। तो आप अब तो पूरा मतलब जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं 2023 के लास्ट 6 महीने कवर करके चलो। लास्ट 6 महीने में भी लास्ट वाले जो मंथ है उनको ज्यादा आपको कवर होने चाहिए क्वेश्चंस, तो वो आपको याद होने चाहिए। अगर आपने वो पढ़ रखा है तो उनका रिवीजन आप जरूर करो, अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो आप कर लो, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और अगर पढ़ रखा है तो उनका रिवीजन आप कर लो। डेली में 10 से 11 मिनट का आपका वीडियो लेकर के आता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, और वो भी मंथ वाइज लेकर के आ रहा हूं। बाकी जो मंथ मैंने करवा दिए, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर वगैरह, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो। बाकी अभी सितंबर करवा रहा हूं, वो साथ के साथ करते चलो। जैसे अपना सितंबर खत्म हो जाएगा फिर अपन देखेंगे अगस्त को टच करें या फिर जनवरी से स्टार्ट कर देंगे एक बार, क्योंकि जनवरी अभी निकल चुका है ना। फिर जनवरी करने के बाद जब हमारे पास समय बच जाएगा तो फिर अगस्त को फिर टच कर लेंगे, तो ऐसे करेंगे। तो साथ के साथ वो वीडियोस देखने की आदत डाल लो, ताकि फिर आपको करंट अफेयर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अलग से घर पे स्टडी करने की आपको जरूरत नहीं है, ये बात कहूंगा। और वीडियो अच्छे लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है इनको बनाने में, बहुत दिल से तैयार करता हूँ, तो प्लीज इन्हें लाइक जरूर करा करें और दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करा करें। आज के इस वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं 7,000 लाइक का, तो प्लीज इसे शेयर जरूर करना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर इनका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्विज अवेलेबल है, क्विज में बना देता हूँ क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी डिटेल्ड पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करना, कि अभी हाल ही में चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा अमेरिका। कंफ्यूज मत होना, प्रश्न को ध्यान से सुनना। चांद पे उतरने वाला नहीं कह रहा हूं, चांद के साउथ पोल पे उतरने वाला दूसरा देश बना है अमेरिका। इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, आपको चीजें समझ में आएगी। एक्चुअल में अभी अमेरिका के ह्यूस्टन बेस्ड प्राइवेट कंपनी है, इंट्यूटिव मशीन्स इसका नाम है, और अभी इसका लैंडर है ऑडिशियस, वे चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया है। तो इस तरह से ऑडिशियस मून लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है, और ये अमेरिका का है। तो हम ये भी कह सकते हैं अमेरिका ये दूसरा देश है जो चांद के साउथ पोल पर उतरा है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा ना हमारा प्यारा देश भारत, जिसने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की थी। तो पहले तो हम हैं, दूसरा बन गया अमेरिका। तो इस ऑसिडियस मून मिशन का मकसद क्या है? चांद पर मौजूद धूल की स्टडी करना। अच्छा, ये जो इसका लैंडर है ऑडिशियस, ये जिस जगह पे लैंड हुआ है उसे मालपर्ट के नाम से जाना जाता है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि 51 सालों में पहली बार कोई अमेरिकी मिशन चांद पर उतरा है। इससे पहले 1972 में अपोलो 17 मिशन ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। अच्छा, इसी से आपको याद आएगा एक आर्टेमिस मिशन, ये भी नासा का है, जिसका उद्देश्य क्या है? 2026 तक इंसानों को चांद पर भेजना। वैसे उद्देश्य 2024 तक था, लेकिन अभी इसे बढ़ा दिया, 2026 भी है। और इस मिशन में एक महिला भी जाएंगी, उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। अच्छा, चांद पे जाने की बात हुई है तो चंद्रयान 3 में आपको जरूर रिवाइज करवाऊंगा। चंद्रयान 3 को हमने कब लॉन्च किया था? 14 जुलाई को। कब पहुंचा था ये? 23 अगस्त 2023 को। इसीलिए 23 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मना रहे हैं। कहां से लॉन्च किया था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। किस रॉकेट से लॉन्च किया था? LV-M3M4 से, जिसे बाहुबली या फेट बॉय भी आप कहते हो। इसमें जो एक लैंडर गया था उसका नाम विक्रम है, जो रोवर गया था उसका नाम प्रज्ञान है। इसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम पूछा जा चुका है एग्जाम में, P वीर मुथवेल है। और चंद्रयान 3 चंद्रमा पे जिस स्थान पे उतरा था उसे शिव शक्ति नाम दिया गया, ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। अच्छा, चंद्रयान 3 की हमने बात कर ली, लगे हाथ आदित्य L1 की भी बात कर लेते हैं। हमारा आदित्य L1 मिशन, जो कि भारत का पहला सूर्य मिशन है। L1 मतलब हो गया लैंग्वेज पॉइंट 1। अर्थ और सन के बीच में ये एक बिंदु है, एक पॉइंट, जहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, मतलब वो न तो अर्थ की तरफ गिरेगा न सन की तरफ गिरेगा, वहीं पे रहेगा स्थिर। और हमने इस मिशन को कब लॉन्च किया था? 2 सितंबर 2023 को। अभी ये पहुंच चुका है, 6 जनवरी 2024 को ही पहुंच चुका है। ऐसे हमने लॉन्च किया था PSLV C57 रॉकेट से,
श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही लॉन्च किया था और ये अपने साथ 7 पेलोड लेकर के गया था। इसके प्रधान वैज्ञानिक का नाम डॉक्टर शंकर सुब्रमण्यम है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है निगार शाह जी। और अभी चांद पे पहुंचने वाला 5वां देश कौन सा बना था ये भी हमने पढ़ा था, अभी जापान बना था और उसका मिशन कौन सा था, स्लिम मिशन। ये भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन ये किस झील पर किया गया, तो आंसर होगा पेगोंग तसो झील। तो लद्दाख में है ये पेगोंग झील, जहां पर दुनिया की सबसे ऊंची जमी हुई झील मैराथन का आयोजन किया गया। आयोजन करने का उद्देश्य क्या है, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारे जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ है वो पिघल रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है पृथ्वी का। तो इन्हीं सब के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस मैराथन का आयोजन किया गया और ये भी बोला गया कि हो सकता है कि आने वाले समय में हम इस तरह का आयोजन न कर पाए क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा जब झीलें जमना बंद कर देगी और हम इसे खो देंगे। अभी इस मैराथन में 7 देशों के करीब 120 धावकों ने इसमें हिस्सा लिया और इस मैराथन दौड़ को थिएस्ट्रन नाम दिया गया, जिसका मतलब है ये जमी हुई झील पर आखिरी दौड़ हो सकती है। अब देखो यहाँ पे हमने झील की बात की है, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट झीलें आपको रिवाइज कराऊंगा और यहाँ से कई बार प्रश्न झीलों से अगर आते हैं एग्जाम में तो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि पुलिकट लेक कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, और ये कोल्लारू लेक भी आपको यहीं मिलेगी। राजस्थान की कुछ झीलें हैं, राजसमंद झील, जयसमंद झील, सांबर झील, पुष्कर झील और एक नक्की झील भी याद रखना। हुसैन सागर झील, नागार्जुन सागर झील ये तेलंगाना में आपको मिलेगी। सूरजकुंड झील हो गई, दमदमा लेक हो गई, ये हरियाणा में है। लोकटक लेक आपको मणिपुर में मिलेगी, जिस पर तैरता हुआ, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। अब आपके लिए बन गया होमवर्क प्रश्न कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, उसका नाम बताओ, जो कि मणिपुर में है, लोकटक झील पे। चिल्का लेक ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील है जो आपको मिलेगी उड़ीसा में। वुलर लेक हो गई, डल झील हो गई, अनंतनाग हो गई, बेरीनाग हो गई, शेषनाग, ये सब आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। अच्छा, ये अनंतनाग है। एक आप सुनोगे अनंत ताल झील, ये आपने जरूर सुना होगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स का हिस्सा रही थी झील, हमने पढ़ा भी था। ये आपको मिलेगी दिल्ली के महरौली में। क्यों पढ़ा था हमने इसे करंट अफेयर्स में, क्योंकि इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था, इसीलिए। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आपको साथ में बताया है। अनंतनाग अलग है, अनंत ताल अलग है। इसी तरह से लोनार झील बड़ी फेमस है, महाराष्ट्र की है। ये उल्का पिंड टकराने से बनी। खास बात इसकी क्या है, रात में इसका जो रंग है वो गुलाबी हो जाता है। भीमताल झील आपको मिलेगी उत्तराखंड में। बाकी पेरियार झील आपको केरल में मिलेगी, ये पता ही है। एक भोजताल झील भी है, ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगी। कंफ्यूज मत होना, ऊपर जो हमने पढ़ा वो भीमताल झील है, ये भोजताल है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो सारी इंपॉर्टेंट झीलें देखो मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दी है। तो आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपके स्टैटिक प्रश्नों का भी ध्यान रख रहा हूँ। स्टैटिक के साथ साथ पुराने करंट अफेयर्स जो हम पढ़ चुके हैं, जो इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको रिवाइज करवाता हुआ चल रहा हूँ। एक कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है और ये सबको कवर करवाने में ऐसा नहीं है मैं आपके 35 या 40 मिनट या 1-1 घंटे की क्लास ले रहा हूँ। केवल 25 मिनट के आसपास की क्लास में ये सब कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, जो लोग 1-1 घंटा ले लेते हैं ये कंटेंट देने में, क्योंकि मैं भी आपके समय की कीमत समझता हूँ। लेकिन कम से कम जितना समय चाहिए उतना समय तो हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ कहते हैं कि समय को घटा करके 20 मिनट के अंदर अंदर लेकर के आओ, 15 मिनट के अंदर लेकर के आओ। तो इतना सब कंटेंट देना 25 मिनट में भी लोगों के बस की बात नहीं है। लेकिन फिर आप लोगों की डिमांड भी फिर ऐसी हो जाती है कि मैं भी हार मान लेता हूँ, वो तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, फिर कंटेंट कट करना पड़ेगा, फिर क्या मतलब रह गया। क्रैक एग्जाम की खास बात ही यही है। तो पढ़ा करो, आपके काम की चीजें ही है ये सारी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी, तो आंसर होगा 100%। अच्छा, पहले आप एफडीआई को समझो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी या कोई फॉरेनर, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो प्रश्न में अभी हम देख रहे हैं कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में, स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। मतलब अब भारत में स्पेस सेक्टर में कोई भी विदेशी व्यक्ति या कोई भी विदेशी कंपनी पूरा 100% तक इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे कि भारत में मैंने एक रॉकेट कंपनी खोल ली, मान लो क्रिक एग्जाम रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ नाम डाल दिया। अब उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे 100 रुपए का, तो उसमें कोई भी विदेशी कंपनी पूरा का पूरा 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकती है।
जैसे कि कोई भी विदेशी कंपनी हो गई, नासा समझ लो, कोई भी विदेशी व्यक्ति हो गया, एलन मस्क भैया हो गए, तो वो पूरा का पूरा 100 रुपया उसमें इन्वेस्ट कर सकती है, ये इसका मतलब हो गया। और मैं आपको ये भी बता दूं, या वैसे आपको याद होगा, स्पेस से पहले भारत सरकार ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी थी? तो एक तो डिफेंस सेक्टर में और एक टेलीकॉम सेक्टर में। और इसी से रिलेट करके एक करंट अफेयर्स भी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊं कि 2023 में स्वीडन की एक कंपनी है साब, इसको भारत में रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी मिली थी। अच्छा, स्पेस से संबंधित ये 2-3 प्रश्न अभी हमने पढ़े थे, वो मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। जैसे कि इसरो ने अभी किस रॉकेट से इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो GSLV F-14। नासा और जाक्सा हमने पढ़ा दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, इस सैटेलाइट का नाम होगा लिग्नोसेट। और कौन सी लकड़ी से बना होगा? मैग्नोलिया लकड़ी से बना होगा। नासा ने अभी महासागर और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? पेस मिशन। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मनोहर जोशी का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का भी निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। वे 2002 से 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष भी रहे और 1995 से लेकर 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे थे। वे शिवसेना पार्टी से थे और बाल साहब ठाकरे के काफी भरोसेमंद नेता थे। बाल साहब ठाकरे ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यही कारण था कि उन्होंने अपने सबसे करीबी मनोहर जोशी को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। तो नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ ममल्लापुरम नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अश्विन प्रभु ने। तो अश्विन प्रभु ने ये बुक लिखी है, एक तो ये याद रखना। तो इस बुक में देश के प्राचीन मंदिरों, चट्टानी गुफाओं और पत्थरों पर उभरी हुई मूर्तियों, उन पर जटिल नक्काशियों और पवित्र स्थानों के भीतर छिपे रहस्यों के बारे में इस बुक में इन्होंने बताया है। बुक का नाम है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ ममल्लापुरम। किसने लिखा? अश्विन प्रभु ने। अभी हमने पढ़ा था प्रोफेसर SD मुनि के बारे में, डेबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम की बुक लिखी। संजीव जोशी एक समंदर मेरे अंदर नाम से बुक लिखी। अरूप कुमार दत्ता असम के ब्रेवहार्ट लचित बारफुकन नाम से इन्होंने बुक लिखी थी। तो ये भी न्यूज में थी बुक्स, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा फोन पे। तो वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली भुगतान कंपनी है फोन पे। इसने गूगल पे स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर को टक्कर देने के लिए अपना खुद का एक मोबाइल ऐप स्टोर लॉन्च किया है, जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। मतलब जैसे आप एंड्रॉइड का फोन यूज करते हो, तो अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो कहां से डाउनलोड करते हो? गूगल के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो। जैसे कि अभी अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन है, वहां पे आपको क्विज लगानी है या अपनी डिटेल PDF को डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। वो आपको कहां पे मिलेगी? गूगल प्ले स्टोर पे। तो इस फील्ड में गूगल के पास मोनोपोली है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार है इस फील्ड में, यही है, कोई और है नहीं। तो है नहीं तो इसकी मोनोपोली है, तो अपनी मनमर्जी चलाता है। ये हमसे कई तरह के चार्जेस लेता है, कई तरह की कंडीशंस लगाता है, क्योंकि हमें वहां पे अपनी एप्लीकेशन को लिस्ट करने के लिए उसको पैसा पे करना पड़ता है। और अभी आप अपनी एप्लीकेशन पे क्विज वगैरह लगाते होंगे, तो आप अगर लंबे टाइम से लगाते आ रहे हो तो आप देखोगे पहले अपनी एप्लीकेशन पे एड्स वगैरह आते थे, लेकिन काफी समय से नहीं आ रहे हैं क्योंकि गूगल ने उसे बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया मुझे भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उसकी मन मर्जी है। भाई आप देखोगे मैं आपसे किसी चीज के पैसे नहीं लेता, कोई कोर्स वगैरह नहीं चलाता हूं कि मुझे आपसे उस बहाने से पैसे लेने पड़े। जो भी होता है सब फ्री में प्रोवाइड कराता हूं। तो पहले थोड़े बहुत एड्स वगैरह आते थे, अगर आप लोग उनको क्लिक करते थे तो थोड़ी बहुत मुझसे मदद हो जाती थी, क्योंकि एप्लीकेशन को बनाने में, वहां पे लिस्ट करने में, हर चीज के लिए पैसा देना पड़ता था। लेकिन अब वो छोटी मोटी हेल्प होती थी वो भी नहीं हो पाती है, क्योंकि उसने ऐड देना ही बंद कर दिया। तो इस तरह से गूगल की मोनोपोली थी अभी वहां पे। तो अभी उसी मोनोपोली को खत्म करने के लिए फोन पे ने ये इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च किया है। और इसने कहा है कि अब जो भी एप्लीकेशन हमारे ऐप स्टोर पे आप लिस्ट करोगे तो 1 साल तक तो आपको कोई पैसा नहीं देना है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद से लगेगा, वो भी बिल्कुल नॉमिनल चार्जेस होंगे, बहुत कम चार्जेस होंगे। अच्छा, फोन पे की बात करें, इसके संस्थापक और CEO कौन है? समीर निगम है। स्थापना होती है 2010 में और मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में। तो सिंपल सा याद रखना, इंडस ऐप स्टोर किसकी है? फोन पे की है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी टाइम मैगजीन वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो आंसर होगा लीना नायर। तो अभी 21 फरवरी को टाइम मैगजीन ने वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 की लिस्ट जारी की है
और इस साल मैगजीन ने दुनिया की 12 महिलाओं को शामिल किया है इसमें। भारतीय मूल की महिला लीना नायर को मैगजीन में जगह मिली है। लीना नायर ये कौन है? तो ये लग्जरी ब्रांडेड चैनल उस कंपनी की ये सीईओ है। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। अभी नवंबर में ही हमने पढ़ा था BBC 100 वुमेन 2023 की लिस्ट आई थी, उसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। कौन कौन? दिया मिर्जा, हरमनप्रीत कौर जो क्रिकेटर हैं, आरती कुमार राव और जैस्नमा तेंजिंग पाल्मो। और अभी दिसंबर में फोर्ब्स की 2023 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची आई थी, उसमें 4 भारतीय महिलाएं हैं। कौन कौन? हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, एक HCL कंपनी के चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा, सेल कंपनी की पहली महिला हेड सोमा मंडल और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ। तो ये भी मैंने आपको साथ में रिवाइज करा दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में पाया जाता है? तो आंसर होगा भारत। तो अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क ये भारत में है। अच्छा, अगर भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क ये किस देश में है? अमेरिका में। और तीसरा सबसे बड़ा चाइना में है। एक्चुअली में भारत ने पिछले 9 सालों में 50,000 किलोमीटर से अधिक के नेशनल हाईवेज का निर्माण करके चीन को पीछे छोड़ दिया इस मामले में। इस रिपोर्ट में कुछ और भी पॉइंट्स बताए, जैसे कि देश का सबसे लंबा राजमार्ग ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है, इसकी लंबाई है 1386 किलोमीटर। भारत में 63 लाख किलोमीटर से अधिक लंबा सड़क नेटवर्क है और नेशनल हाईवे ये 1,44,000 किलोमीटर लंबा है। आपको याद है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहां पे किया था? लद्दाख में, लद्दाख के उम्मलिंगला दर्रे पे। सड़क सुरक्षा सप्ताह अगर पूछेंगे तो याद रखना 11 से लेकर 17 जनवरी तक। और दुर्घटना संभावित स्थलों का मानचित्र बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा पंजाब। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। अच्छा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा तो सेशन एंड हो चुका है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कीजिए। अभी चलो मैं आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करवा देता हूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां GD बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अदिति सेन डे को। उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहां पे स्थापित होगा? गोंडा जिले में। AI में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसने IMPEL AI प्रोग्राम लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट। किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और अभी फरवरी में किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा बाबर आजम। AI चैटबॉट हनुमान किस कंपनी ने लॉन्च किया या करेगा? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ पहल को शुरू किसने किया? WHO ने। अभी फरवरी में मेदाराम यात्रा किस राज्य में आयोजित की गई? तो आंसर होगा तेलंगाना। विश्व चिंतन दिवस मनाया गया अभी 22 फरवरी को। और आखिरी प्रश्न है हिमालयन बास्केट ये पहल कहां पे शुरू हुई? तो आंसर होगा उत्तराखंड। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।